अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का असाइनमेंट, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक है हमारे फिल्टर्स, सही है, सॉरी इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स। सेकंड जो चीज़ है वो इसके अंदर हमारी जीना डायोड है। जीना डायोड किसके लिए? जीना डायोड जो है उसकी वोल्टेज रेगुलेशन कैसे इस्तेमाल होती है, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे जीना डायोड कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ है डायोड क्लिपर एंड क्लैम्पर। सही है। ये क्लिपर सर्किट क्या होता है, क्लैम्पर सर्किट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और क्या करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं फिल्टर्स के बारे में। सही है। अब टेक्निकली फिल्टर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल फिल्टर या फिर किसी भी चीज़ का फिल्टर। अगर हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन है यहाँ पे, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको एक फनल लेते थे, उसके बाद फनल के अंदर से मतलब एक बीकर लेते थे, बीकर पे फनल लगाते थे, फनल से हम लोग उसका फिल्टर पेपर लगा के वो जो सोल्यूशन था उसको हम लोग उसमें डालते थे। इसके बाद वो फिल्टर होके फिल्ट्रेट निकलता था, जिसको हम लोग फिल्टरेशन कहते थे, प्रोसेस। तो इसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर, या फिर एक ऐसा प्रोसेस कह सकती हैं, या फिर इसको कोई भी एक ऐसी मतलब एक प्रोसीजर कह सकते हैं जिसके अंदर हम लोग फिल्टर करते हैं। वो क्या चीज़ फिल्टर करते हैं, ये हम लोग करते हैं क्या नाम है उसके अंदर के रिपल्स को। अब रिपल्स बताते हैं, रिपल्स क्या होती हैं। जब हम लोग अगर हम लोग हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग एक एसी सोर्स लें, एसी सोर्स को हम लोग एक डायोड रेक्टिफायर के अंदर से, है ना, गुजारें, ये डायोड रेक्टिफायर था आई गेस, तो होगा ये कि इसके अंदर से मिड टेप लगा देते हैं। उसके बाद होगा कुछ इस तरीके से, जब ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो जो इस पे वी नॉट पे जो वोल्टेज मिलेगा, या फिर रेजिस्टर लगा देते हैं हम लोग, जो कि वी नॉट होगा, ये हम लोग को एक डीसी आउटपुट मिलेगा। लेकिन डीसी आउटपुट जो होगा वो कुछ, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एसी है, ये एसी सर्किट है, सही है, सही है, ये एसी हो गया। अब जब इसको वेरीफाई मतलब रेक्टिफाई होगा तो ये कुछ इस तरीके से डीसी बन के निकलेगा, जो कि सही है। ये जो है ना ये कुछ इस तरीके से रिपल हो जाएगा। अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है डीसी की, क्योंकि अगर मैं इसके साथ बैटरी जोड़ूँ ना, जो केमिकली बैटरी होती है उसकी जब डीसी वोल्टेज निकलता है तो एक सिंगल फेस वोल्टेज निकलता है डीसी लाइन का। लेकिन इसके अंदर हल्की सी ये छोटा सा ऊपर नीचे आ रहा है ना, इसको हम लोग रिपल कहते हैं। सही है। किसी भी एसी रेक्टिफाइड करने के बाद डीसी के अंदर तो जब निकलती है तो उसको हम लोग कहते हैं अभी फिल्टर क्या करता है, फिल्टर जो है ना इस रिपल को कम करता है, मतलब कि जो रिपल ऐसे करके आ रहा है इसको ये स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा कि एक कांस्टेंट डीसी में तब्दील हो जाए, इसके अंदर से रिपल फैक्टर या एसी कंपोनेंट खत्म हो जाए। सही है। अब इसके अंदर कौन कौन से तरीके के क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, इसके अंदर मोस्टली जो है वो पैसिव एलिमेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जिसके अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर आ जाता है। सही है, कैपेसिटर, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी डिस्क्राइब करते हैं। एक उसके बाद इंडक्टर आता है जो कि कॉइल है। सही है। इंडक्टर अगर हम लोग देखा जाए तो फिर एल, इसको इंडक्टर तो ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे, और एल इंडक्टर हो गया। और तीसरा जो है हमारे पास इसके अंदर क्या नाम है, क्या रेजिस्टर्स भी आ सकते हैं रेजिस्टर्स से, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि रिपल फैक्टर रेजिस्टर्स की वजह से ख़त्म नहीं होता, लेकिन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो भी आ सकते हैं। सही है।
होता क्या है, ये जो है एक फिल्टर जो होता है वो एक तरह से एक सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि क्या करता है, किसी भी रिपल्स को ख़त्म करता है। और रिपल्स का ख़त्म होने का मतलब क्या है, अगर मैं कुछ भी एक डिवाइस लूँ कोई भी जो कि 5 वोल्ट पे वर्क करती है उसकी, सही है, लेकिन जब मैं रिपल से कन्वर्ट कर रहा हूँ उसने जो है ना 5 वोल्ट तो करती है, लेकिन ये जो ऊपर का वोल्टेज है ना, जैसे कि रिपल आ रहा है इसके अंदर, हल्का हल्का सा रिपल आ रहा है, ये 5 वॉट तक तो यहाँ पे ये आ गया 6 वॉट। जैसे ये इसके साथ जोड़ेंगे ना कनेक्टर, तो ये जो डिवाइस है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, इसको एक डैमेज, मसला, खराब, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बर्न आउट कुछ भी हो सकता है, सही है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो होता है, अगर हम पावर डेसिपेशन की बात करें तो उसकी वजह से करंट भी फ्लो, पावर डेसिपेशन ज़्यादा होती है, तो ये जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, सही है। कितने तरह के होते हैं? अच्छा, पहले बात है ये प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है ना, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। हमने जो है रिएक्टेंस रिएक्टेंस पढ़ चुके हैं, कंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। ये पीछे वाले फैक्टर से थे। कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, जिसके अंदर जो होता है कि फेज चेंज होता है फ्रिक्वेंसी की वजह से, सही है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्शन जो होती है वो 1/2, अगर 2πfc फ्रिक्वेंसी जिसके अंदर होती है, और दूसरा जो होता है इंडक्टिव रिएक्शन जो होती है वो कितनी होती है, XL इक्वल टू 2πf सीधा सीधा, और एल होती है क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इसके कैपेसिटेंस के लिए सी आता है, इसके अंदर एल आता है, और इसकी जो कंबाइंड प्रोडक्ट होता है एक्सी वाला अंडर रूट में, वो कहलाती है इसकी कंबाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हमने पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा मोस्टली। अब इसके अंदर होता क्या है या फिर क्या फैक्टर्स है, क्यों, सही है। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर का फंक्शन देख लेते हैं, और इसके साथ हम लोग इंडक्टर का भी फंक्शन देख लेते हैं, इसके अंदर सर्किट में होता क्या है। अगर मैं किसी भी एक कैपेसिटर लगाया, सही है, इसके हम लोग दो फैक्टर देखते हैं, एक ये और एसी में, और एक डीसी में, ये डीसी वोल्टेज है, सही है। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ, सही है, कैपेसिटर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल करंट कब, जब वो एसी के अंदर हो, मतलब एसी का करंट जो होता है उसको वो आगे पास करने दे देगा, सही है। क्योंकि क्यों, अगर मैं इसके अंदर देखूँ, इसके अंदर होता क्या है, पहले मतलब एसी के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की, है ना। 50 हर्ट्ज का मतलब है हर 1/50 टाइम्स के बाद, टाइम पीरियड के बाद ये चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, देन नेगेटिव, इस तरीके से चेंज हो रही है। तो क्या होता है, पहले ही जब सेकंड में हमने करेक्शन लगाया तो ये पॉजिटिव हो गया सारा का सारा, तो यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये कुछ सेकंड के बाद ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा एसी, जो एसी करंट होगा वो इसके अंदर से पास हो जाएगा, कैपेसिटर के अंदर से तार के आगे पीछे, सही है, जा सकता है। लेकिन अगर फिर उसी की तरह डीसी की बात करें, उसके अंदर, सही है, डीसी में क्या होगा, हमने बैटरी लगाई, बैटरी की वजह से इस पर चार्ज आ गया। अब बैटरी तो चेंज नहीं हो रही, पॉजिटिव, हम लोग बैटरी का आगे पीछे नहीं कर रहे, जैसी लगी हुई है, तो क्या होगा कि मैक्सिमम कैपेसिटर जो होगा वो अपनी एक मैक्सिमम एब्सोल्यूट कैपेसिटी तक जाके वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ये करंट का फ्लो रुक जाएगा। कैसे रुकेगा, अगर एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, उसमें पहला आया, दूसरा, तीसरा आया, तो उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ती आएगी, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बढ़ती आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि और जितने भी चार्ज हैं, अगर वैसे टेक्निकल जो नेगेटिव चार्ज आते हैं तो नेगेटिव लगा देते हैं, तो और कोई नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट पे आने नहीं देगी, सही है। जब वो नहीं आने देगी तो ये कह सकते हैं इसको फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, सही है। अब पोलैरिटी चेंज की होने की अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, अगर मैं इसको उसी फॉर्मूले का डालूँ, एक्स सी इक्वल टू 1/2 एफ
एफ सी, सही है, 1/2 पाई एफ। 2 पाई मैंने क्यों लगाया, 2 पाई किस लिए होता है, ये 2 पाई इस वजह से होता है कि अगर मैं फेज शिफ्ट की बात करूँ, एक दो इसकी पूरी बात करूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है 2 पाई होता है, सही है। इसको हम लोग 2 पाई कहते हैं, कॉस साइन की वेव पे जब भी मैंने 2 पाई लगा होता है इसी के अंदर फैक्टर। तो 2 पाई तो हमने कॉन्स्टेंट फैक्टर हटा दिया, तो एक्स सी इक्वल, एक्स सी जो हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सही है। और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस भी हटा देना क्योंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का मतलब कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। तो एक्स सी जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई 1/फ्रीक्वेंसी पे, जितनी फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से ये रिडक्शन। तो लेकिन अब हम लोग अगर डीसी की बात करें, ये डीसी है, ये डीसी के लिए करते हैं सेम चीज़। डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज की होती है, सही है। तो एक्स सी जो होगा वो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। मतलब इसके अंदर जो इंडक्टेंस होती है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, वो इनफाइनाइट होती है जब भी जो है, जो उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल फेज होता है, मतलब ये इनफाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी फैक्टर होता है, रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को, रेजिस्टिविटी होती है इनफाइनाइटली, मतलब कि इनफाइनाइट रेजिस्टर है और करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हो सकता डीसी सर्किट में। एसी के अंदर हो सकता है, किसके हिसाब से हो सकता है, 1/50 के फैक्टर से या 1/60 के फैक्टर से, सही। अब हम लोग इसी तरीके से इंडक्टर की बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर और क्या करता है, सही है। अच्छा, इसमें जो है ना करेक्शन फैक्टर तो नहीं पढ़ा रहे। करेक्शन फैक्टर में क्या होता है, वो फेज शिफ्ट करते हैं, जैसे कि अगर ये उसकी वेव है तो ये इसकी वेव है, वोल्टेज की, ये करंट की वेव है इसके अंदर, और कैपेसिटर जो होता है उसको फेज शिफ्ट करता है आगे या पीछे, ये हमारा इसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। वरना फेज शिफ्ट होता है कितने, पाई/2, मतलब 90 का फेज शिफ्ट होता है किसी भी करंट के अंदर, जिसको हम लोग लैग लैग कहते हैं। करंट जो है लैग बिहाइंड क्या कर रहा है, या फिर वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट, ये दोनों के फैक्टर होते हैं इसके अंदर आते हैं, सही है। दूसरी बात है, हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर भी सेम तरीके से सिचुएशन है, लेकिन इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो है एसी करंट को यहाँ से अंदर जाने के लिए ब्लॉक करता है, सही है। इंडक्टर ब्लॉक कर रहा है, लेकिन डीसी करंट को जो है वो आराम से फ्लो करने का दे देता है, सही है। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये फिनोमेना जो है हमने फैराडेज का लॉ पढ़ चुके हैं। फैराडेज के अंदर एक लॉ था कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मतलब करंट कैरिंग मतलब प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वाली बात जो थी, जैसे करंट कैरिंग इन अ कॉइल तो उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और अगर हम लोग इस तरीके से देखा जाए तो एक हमारे पास था लेंस लॉ, वो क्या बोलता है कि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, सही है। किसी भी चीज़ के अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो करंट का जो मतलब इनर्शिया, करंट को एक तरह से इनर्शिया मान लेते हैं ना, अगर एक बॉडी है तो जिसके से करंट के इलेक्ट्रॉन को इनर्शिया मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगी, सही है। अपोज द डायरेक्शन इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, सही है। अब अगर हम लोग एसी करंट की बात करें, वही सेम फिनोमेना है, उसके अंदर हर्ट्ज आती है, मतलब चेंज होती है, जैसी पोलैरिटी चेंज हुई। अब देखो, जैसे ही हमने करंट का डायरेक्शन, हमने सर्किट लगाया, इसका स्विच ऑन किया जैसे ही, तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू होगा। 1 सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई इसके दरमियान, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो अब तो ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन फिर क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज कर देगा, मतलब अब ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो ये वापस से इस तरफ हो गया। अब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से हो गया, तो ये वापस से जो चेंज हुई ना पोलैरिटी, इसकी वजह से इसके अंदर एक रेजिस्टिविटी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुई थी, इसके अंदर एक फोर्स पैदा हुई जो कि इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो को रोक रही है कि आगे नहीं जाओ। तो इस वजह से ये एक चोक के तौर पे यूज हो सकता है, या फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको अपोजिट चार्ज की पोलैरिटी को रोकने के लिए जो करंट होता है, गुजरता है, उसको रोकती है। अगर हम लोग डीसी की बात करें, डीसी चार्ज के अंदर, तो डीसी के अंदर जैसे ही मैंने ये लगाया और एक बैटरी जोड़ी है, अब बैटरी जोड़ने की वजह से क्या होगा, जैसे ही मैंने बैटरी जोड़ी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, फ्लो किया, फिर वापस आ गया, सही है। अब क्या हो रहा है इसमें, एक पहले शुरू में लगाई, शुरू में तो हल्की हल्की करके, अगर वैसे ग्राफ बना, हल्की हल्की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, फिर एक टाइम आया कांस्टेंट हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हो गई तो चार्ज का फ्लो होता रहेगा, कोई रुकेगा नहीं। यस,
सही है। अब जब कांस्टेंट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कांस्टेंट हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड टेक्निकली अगर इस तरीके से देखा जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। सही है, क्योंकि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो गई है, लेकिन जो अगर इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देखें तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ओवरऑल अगर सर्किट के हिसाब से देखें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई है, आई वुड से ज़ीरो, इस मोल्स का कांस्टेंट वैल्यू। तो जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के इस तरीके की बात है ना कि आप एक साइकिल चला रहे हैं और साइकिल के अंदर आपने शुरू में पेडल मारना शुरू किया तो आपको एक इनर मैक्सिमम फोर्स आएगी जिसके अंदर आपने ज़्यादा फोर्स लगानी है, लेकिन जैसे आपकी साइकिल एक्सेलरेशन पकड़ लेगी, एक्सेलरेशन पकड़ने के बाद क्या होगा, आपकी जो साइकिल है वो फ्लो के अंदर या फिर फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। अब जब वो इन्फ्लुएंस में आ गई तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, हालांकि फोर्स की चलने के बाद मतलब एफ ए ज़्यादा फोर्स है, एफ बी जो है छोटी सी फोर्स है, तो इसकी वजह से सेम फिनोमेना इसके अंदर भी होता है इलेक्ट्रिक करंट को। सही है। अब हम लोग इसके अंदर अगर उसी फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो एक्सएल जो होता है 2 पाई एफ एल होता है, ये हमारे को पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका हम लोग बता देते हैं 2 पाई हम लोग को पता है कि एक्सएल इक्वल डायरेक्टली से तो एफ आ गया, इसमें फर्स्ट की फ्रिक्वेंसी होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सएल जो है वो हमेशा बड़ा होगा इससे ज़ीरो से, बता ज़ीरो से बड़ा है एसी के अंदर। सही है, तो जब ज़ीरो से बड़ा है तो कुछ ना कुछ मतलब क्या है, इसके अंदर जो रिएक्टेंस है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगी इसमें या फिर रेजिस्टेंस होगी इसमें कुछ ना कुछ एसी के अंदर। अगर डीसी की बात करें 2 पाई एफ, इसमें जो है फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है, तो एक्स एल जो है वो ज़ीरो की बोला जाएगा, मतलब नो रिएक्टिव या फिर नो रेजिस्टेंस फ्लो के अंदर। सही करंट की। अब बेसिक फ़िल्टर की बात करें तो बेसिक फ़िल्टर्स क्या होते हैं इसमें। सही है, बेसिक फ़िल्टर का वही वाली बात है कि किसी भी एक सर्किट लिया, सर्किट के अंदर रेक्टिफिकेशन में छोटा सा लिख रहा हूँ वरना डायोड से जो होती है रेक्टिफिकेशन, उसके बाद मैंने जब इसको जोड़ा यहाँ पे रजिस्टर के तौर पे, ये रजिस्टर के तौर पे जोड़ा, ये रजिस्टर आ गया, इसके इस तौर पे जोड़ा, तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वी नॉट वो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा, ये इसका इनपुट वोल्टेज होगा। सही है, ये इसको रेक्टिफिकेशन जो बताएगा। शुरू के अंदर के जा रहा है, अंदर जा रहा है एसी करंट, रेक्टिफायर में क्या आ रहा है, रेक्टिफायर में ये आ रहा है, और फिल्टर लगाने के बाद जिसको रिपल हम लोग कहते हैं वो रिपल ये है, ये ख़त्म करनी है। सही है, फिल्टर लगाने के बाद हमने ये रिपल ख़त्म करनी है। फिल्टर की टाइप्स सब लोग पढ़ रहे थे शायद, आई गेस टाइप्स कितने हैं, मोस्टली जो है ना हम लोग को जोड़ के बनाते हैं, वरना ऐसे तो पास टाइम पहले जो है इंडक्टर का एक सिंगल इंडक्टर लगा दिया, इसको एल फिल्टर कहलाता है, उसके बाद हम लोग ने एक दूसरा लगा दिया जिसके अंदर कैपेसिटर का फिल्टर लगाते हैं जो कि मोस्टली पावर सप्लाई में यूज होता है ना। तीसरे की बात करें तो टी फिल्टर है, ये हम लोग बहुत ही कम यूज होता है हमारे को, ये कैसे बना होता है ये भी पढ़ूंगा तो बता देंगे आगे। एलसी फिल्टर हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर 5, जब आप पाई फिल्टर की बात करें तो ये भी हो सकता है। सही है, अब हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं। पहला हम लोग को इंडक्टर का फिल्टर पता है ना, इंडक्टर फिल्टर ये क्या होता है, इंडक्टर फिल्टर एक तरह से एक ऐसा फिल्टर है जो कि एक सर्किट जो है बनाया ऊपर वाला सर्किट, उसके अंदर एक कैपेसिटर पहले ये लगा देते हैं इंडक्टर। अब ये क्या करता है, ये एसी फैक्टर जो है ना, जो भी इसके अंदर से एसी करंट का फैक्टर गुजर रहा है उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है। सही है, ब्लॉक करता है, और जो डीसी कंपोनेंट होता है उसको जाने देता है यहाँ से। जब ये जाने देता है तो हमारे पास यहाँ पे स्मूथ करंट मिलता है, या फिर इसको हम लोग दूसरे लफ्जों में सिंगल तौर पे यूज़ नहीं कर सकते कभी भी। सही है, इसको हम लोग कैपेसिटर के साथ यूज़ करते हैं, तो ये एलसी कैपेसिटर ही कहला एलसी फिल्टर ही होता है, लेकिन इनको इंडक्टर जो है सिंगल तौर पे भी लगा सकते हो। अब कैपेसिटर फिल्टर की बात करें, कैपेसिटर फिल्टर जो है सेम चीज़ है जिसके अंदर हम लोग जब रेक्टिफिकेशन होकर गुजरती है तो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हुए, जिसकी वजह से होता कुछ इस तरीके से है, जब ये फिल्टर जो है जब ये पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। सही है, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव में आता है तो कैपेसिटर पहले तो डायरेक्ट ऐसे करके फिल्टर होता है। अब जब क्या होगा, जब कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर लगाने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर लगा दिया तो जैसे ही ये
नीचे जा रहा होगा ना वापस से ये फिल्टर, तो कैपेसिटर इसकी कैपेसिटर जो है इसको करंट सप्लाई कर देगा, यहाँ से अपने पास से डिस्चार्ज होने लग जाएगा। तो ये इतना नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर वापस से आ जाएगा, फिर ये चार्ज होने लग जाएगा, फिर ये इतना नीचे नहीं जाएगा। तो इसके अंदर जो इस तरीके की वेव बन रही है और फिर दूसरी वेव हल्की हल्की सी बनेगी। तो ये इससे करेक्शन होती है। ये मोस्टली जो है पावर सप्लाई के, किसी भी पावर सप्लाई होती है तो पावर सप्लाई के अंदर जब इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, एसी टू डीसी पावर सप्लाई जो होती है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं ये फिल्टर। अब हम लोग टी फिल्टर की बात करें। टी फिल्टर क्या है? टी फिल्टर एक फिल्टर है जिसके अंदर आपके टी की तरह डिजाइन होता है, सही है। देखो टी की तरह डिजाइन फिल्टर है, यहाँ पे दो इंडक्टर हैं एक कैपेसिटर है, सही है। ये टी फिल्टर कहलाता है। क्या कॉम्बिनेशन है? दो इंडक्टर एक कैपेसिटर। तो ये जो है पैसिव एलिमेंट से बना होता है, लेकिन वो सब कुछ पैसिव एलिमेंट है। अब इसके अंदर जो है ना दो सिग्नल की प्रोबेबिलिटी है, एक हाई सिग्नल है और एक लो फिल्टरिंग सिग्नल है, सही है। हाई फिल्टरिंग और लो फिल्टरिंग क्या होती है, सही है, किस तरीके से होता है। अगर मैं इसको एक ऐसा अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूं कि इसको मैं L1 कह देते हैं, नाम दूंगा ज़्यादा आसानी होगी ना, सी। अगर मैं करंट इधर से गुजार रहा हूँ और एक कैपेसिटर का जो आउटपुट है वो मैं दोनों के इन दोनों के इधर से गुजारने के बाद इसके आउटपुट जो है इस जगह से ले रहा हूँ, यहाँ कह सकते हैं, सही है। तो ये जो कहलाएगा, मतलब कि इसके करंट गुजर रहा है, करंट को कनेक्ट किया हमने इस तरीके से कि यहाँ से एक वोल्टेज है, दूसरा ये कनेक्शन है, और जो इसका आउटपुट है जब हम लोग देखेंगे तो ये आ रहा है V0 इसका आउटपुट। तो होगा क्या, करंट गुजरेगा इसके अंदर से, कैपेसिटर के अंदर से जाएगा, देन इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो जो आउटपुट होगा ये हाईली या हाई में आएगा। इसका मतलब कि हाई पास फिल्टर के जाएगा। हाई पास के अंदर क्या है, पहले जब ये इंडक्टर से जाएगा, यहाँ से पहले पहले क्या जा रहा है, L1 से जा रहा है नहीं करंट। जब ये अगर मैं इसको बनाऊँ तो पहले L1 से जा रहा है ये करंट, तो L1 से इसका क्या होगा, AC कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। फिर ये कैपेसिटर में जाएगा। कैपेसिटर की बात करते हैं अब। ये गया कैपेसिटर में। कैपेसिटर के अंदर जो ये हल्की हल्की फिल्टरिंग है, रिपल, ये और ज़्यादा खत्म हो जाएगी और ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। फिर ये वापस से L2 में जाएगा, तो L2 क्या करेगा, और ज़्यादा ये फिल्टर स्मूथ कर देगा। तो ये हाई पास फिल्टर कहलाता है, सही है। लो पास के अंदर क्या होगा, लो पास के अंदर हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे कि जो इसकी इनपुट सिग्नल है ना, जैसे कि मैंने बनाया था ये वाला, इसका लो पास बना लेते हैं। लो पास के अंदर हम लोग इसका जो आउटपुट है ना वो V0 यहाँ से लेंगे और इनपुट जो है किसी भी एक जगह से दे देंगे। अब क्या होगा, ये सर्किट ये वाला यूजेबल नहीं है, सिर्फ इतना सा यूज होगा, जो कि LC सर्किट कह सकते हैं, उसके तौर पे काम करेगा। तो ये एक तरह से मतलब एक तरह से जो होगा वो लो पास फिल्टर कहलाएगा, सिंगल फिल्टरिंग होगी, ठीक है। अब LC फिल्टर जो हम लोग बात करें, LC फिल्टर आप सबको पता है, किसी भी एक फिल्टर बना दें, उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद एक कैपेसिटर लगा दें और एक इंडक्टर लगा दें, उसका V0 जो है आउटपुट यहाँ पे लें लोड के ऊपर, तो ये LC फिल्टर कहलाता है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर फिल्टर, सही है। अब इसका क्या होता है कि अगर हम लोग ये दोनों चीज़ें लगा देना तो उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है। अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो V आउटपुट वैल्यू होगी वो उसके V इनपुट पर डिपेंड करेगी, कितनी ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो उसके हिसाब से इनपुट भी बदल लेगा, है ना। लेकिन हम लोग इस तरीके से लगाते हैं तो अप्लाइड लोड क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा वोल्टेज लेते हैं, या मतलब कि आउटपुट के अंदर ज़्यादा वोल्टेज या करंट लेते हैं, तो जब AC की वैल्यू यहाँ से आती है इंडक्टर से, तो AC यहाँ से AC पास थ्रू, सॉरी DC पास थ्रू है, और यहाँ से DC जो है मैक्सिमम वोल्टेज पे जा रहा है। वही पुरानी वाली बात जो मैंने बता चुका हूँ, जिसकी वजह से जब जाता है दूसरे वाले में जा रहा है तो उसकी जो मतलब कि दोनों के अंदर से मतलब एक चीज़ की दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। वरना अगर मैं सिर्फ कैपेसिटर लगा दूँ तो कैपेसिटर में क्या होगा, अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज ले लूँ तो कैपेसिटर क्या होगा, जैसे कि अगर मैं कैपेसिटर लगा दूँ, ये हटा दूँ,
तो जैसे ही मैं इस पे से ज़्यादा करंट खींचूंगा तो कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, इसकी वजह से रिपल में ज़्यादा रिपल होगी। लेकिन अगर मैं इंडक्टर लगा दूँ तो उसके अंदर रिपल वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये एक तरह से फिक्स बन जाएगा किसी भी फिक्स वोल्टेज वैल्यू के लिए। सही है, मतलब ये 5 वॉट 10 वॉट 25 वॉट से ऊपर काम नहीं करेगा इतना अच्छा, ये फिक्स वैल्यू के लिए हो जाएगा, कल फिक्स लोड्स के लिए हो जाएगा। सही है, इससे ज़्यादा लोड लगाएंगे तो फिर ये मसला करेगा, करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। सही है, हीट अप करेगा। अच्छा भाई, उसके बाद हाई रेजिस्टेंस वही वाली बात है कि एसी को हाई रेजिस्टेंस करेगा, फिर डीसी को पास थ्रू कर देगा, फिर ये कनेक्टेड पैरेलल में। देखो एसी जब भी पैरेलल में एसी वोल्टेज कनेक्ट होता है तो फिर कैपेसिटर का जो वोल्टेज, अगर मैं यहाँ की वोल्टेज की बात करूँ, किसी भी वोल्टेज को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज इज आउटपुट इक्वल टू वोल्टेज इज इनपुट प्लस वोल्टेज इज कैपेसिटर, ये वाली बात होती है। ये देखो ये इनपुट का वोल्टेज है और ये कैपेसिटर का, जब कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे गिरेगा तो इनपुट का वोल्टेज बढ़ जाएगा, जब इनपुट का वोल्टेज नीचे गिरेगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये वाली बात आती है इसमें, क्योंकि हमारे को पता है पैरेलल के अंदर वोल्टेजेस ऐड होते हैं। सही है, पैरेलल के अंदर वोल्टेजेस अगर मैं एक तरह से बात करूँ तो सेम रहते हैं। सॉरी, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, और इंडक्टर के अंदर सेकेंड, एक सेकेंड अगर मैं इस तरीके से बैटरी करके बना के चेक कर लूँ, V1 होगा प्लस V2, यस, इसमें एक माइनस हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करंट सेम रहेगा, करंट रहेगा I3, करंट रहेगा I3, इसमें क्या हो जाएगा करंट, अगर मैं पैरेलल में जोड़ूँ तो फिर पैरेलल में क्या होगा V1 प्लस, यस, V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, मतलब वोल्टेज जो होगा सेम रहेगा, करंट जो है डिफरेंट हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। सही है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंपोनेंट की इंडक्टर, तो ये वाली जो है ना, मैं सीरीज, यस, हम लोग कहाँ पे थे, ये वाली बात ना, इसमें ये वाली बात ही कह रहा था मैं, इसमें जो वोल्टेज जो होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा पैरेलल के अंदर V1 इक्वल टू, तो इसके हिसाब से V आउटपुट इज टू V इनपुट इज टू V कैपेसिटिव होना चाहिए। सही है, और इस तरीके से V आउटपुट और V, अब क्या होगा, एक चीज़ जो कम होगी, तो अगर ये वाली चीज़ कम होगी तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से अगर V नॉट इज टू V इज टू IR होता है, और V नॉट जो होगा I नॉट R, I जो है एक ही है करंट, तो करंट जो है 1/, इसके अंदर क्या हो जाएगा इज टू IR, तो हो जाएगा I नॉट R इज इक्वल्स टू V, तो तीनों को अलग अलग करूँगा तो V नॉट कैपेसिटर के लिए I ऑफ I कैपेसिटर, रजिस्टर कैपेसिटर, उसके बाद क्या हो जाएगा V इनपुट के लिए I इनपुट करंट और R इनपुट। इसको अगर मैं तीनों को रखूँ तो I जो होगा टोटल इज इक्वल टू एट इनपुट आउटपुट, सॉरी, इज इक्वल टू I टोटल प्लस, मतलब I इनपुट प्लस I कैपेसिटर, मतलब करंट जो है इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा सब। इस तरीके से ये एक करंट गिरेगा, दूसरा वाला करंट बड़ा हो जाएगा, जब दूसरा वाला करंट गिरेगा तो पहला वाला करंट बड़ा हो जाएगा, तो जो आउटपुट लोड होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि करंट जो है लोड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तीसरा फिल्टर है हम लोग पाई फिल्टर जो था, आई गेस इसमें क्या होता है, अगर मैं पाई फिल्टर की बात करूं तो दो कैपेसिटर लगे होते हैं इस तरीके से, और ऊपर की तरफ ऐसे करके इंडक्टर लगा होता है, तो ये थोड़ा पाई जैसा दिखता है। सही है, इसके अंदर क्या करेगा ये पाई फिल्टर जो होता है सेम टू सेम बना हुआ होता है, LC इनपुट फिल्टरिंग के अंदर काम कर सकता है, इफेक्टिव फिल्टरिंग रिपल्स को हटाने के लिए। अब इसके अंदर जो है ना C1 और C2 का क्या कॉम्बिनेशन है, ये जो है एक तरह से ये पावर सप्लाई वाला कैपेसिटिव फिल्टर, और बाकी इसको में हम लोग ऐसे भी देखते हैं, ये जो है पड़ा कुछ इस तरीके से, ये फिल्टर अलग बन जाता है
और ये दो फिल्टर जो है एक तरह से अलग, ये कौन सा फिल्टर, ये कैपेसिटिव फिल्टर हो जाता है और ये वाला जो है एलसी फिल्टर कहलाते हैं। इस तरीके से ये कंबाइन होके दो फिल्टर कंबाइन हो जाते हैं। सही है। तो पहले मैं C1 की बात करूँ, C1 पे क्या होगा, C1 पे जब करंट आएगा तो ये हाई रेजिस्टेंस देगा किसको, डीसी को, डीसी कंपोनेंट को इसके अंदर। सही है। तो एसी सिग्नल इसके अंदर से पास हो जाएगा। सही है। अब जब ये एसी के अंदर गया तो पास हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर ये चलते चलते गया एल पे, अब ये एल पे और सी पे कॉम्बिनेशन पे जा रहा है, तो अब क्या करेंगे L1 मतलब एल पे जब जाएगा तो ये एसी को बहुत ज़्यादा डिडक्ट करेगा और जो डीसी होगी वो इस पर से पास हो जाएगी। सही है। तो जब इसका से ये दो चीज़ें पास हो जाएंगी तो ये फिर इसके बाद ये वापस से चलते चलते डी सी पे जाएगा, तो C2 पे सेम तरीके से डीसी जो है इन्हेंस हो जाएगी, मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिग्नल इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये फिल्टरिंग है मतलब एसी को हटा देगी और जो डीसी होगा उसमें से जाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले वाले के अंदर फिल्टर है, फिल्टर के अंदर से हम लोग ने डीसी फैक्टर जो है इसका बहुत कम हो गया, एसी फैक्टर जो है इसका आगे जाने दिया। अच्छा, असल में जुड़ा हुआ इस तरीके से होता है कि यहाँ से जो एसी फैक्टर होता है वो नीचे ग्राउंड में चले जाता है, डीसी जो होता है वो उस पर चले जाता है ग्राउंड में, और एसी जो है आगे चले जाता है। इस तरीके से होता है, ये ऐसे बना हुआ इस तरीके से होता है कि जो इसकी इनपुट होती है ये इसके वोल्टेज वी उस पर वी नॉट पर जली होती है, जो मतलब डीसी जो होता है बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, डीसी यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो जाता है और एसी इसके ऊपर फ्लो हो जाता है। फिर एसी की रेक्टिफिकेशन होती है, फिर और ज़्यादा रेक्टिफिकेशन होती है, फिर एसी जो है वो आगे फ्लो हो जाता है। सही है। इस तरीके से होता है। और जो डीसी होता है नीचे से, अगर मैं इसको इस तरीके से पूरा बनाऊँ तो कई बार लोग समझ रहे कि नहीं आता, असल में होता कुछ यही है कि ये आया इनपुट सी पे गया, यहाँ पे गया, ये इनपुट है और ये वी नॉट इसका आउटपुट है। तो क्या होगा जब ये एक तरह से आया यहाँ पे एसी, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे, ये लगा लो यहाँ से लगा लो, तो क्या होगा यहाँ से डीसी जो है इधर पास हो जाएगा और एसी जो है इधर पास हो जाएगा। एसी यहाँ से गुजरेगा तो फिर बचेगा यहाँ पे डीसी, डीसी आगे डायरेक्ट पास हो जाएगा और एसी यहाँ पे फिल्टर पे रुक जाएगा। और या तो फिर अगर डायरेक्ट यहाँ से एसी आ रहा है जब भी यहाँ से रुक जाएगा एसी। सही है। और इसकी बात करें आगे, यहाँ पे जो है डीसी है, यहाँ पे भी डीसी है, दोनों आगे मिलेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद जो है जब ये वापस से डीसी कम होगा तो ये डीसी यहाँ पे सप्लाई कर देगा। इसकी वजह से रिपल फैक्टर जो है वो बिल्कुल प्लेन सीधी लाइन देगा। सही है। रिपल फैक्टर बिल्कुल ख़त्म नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब इस तरीके से ये स्क्रीनिंग काम करता है और ये हमारे पास लास्ट फिल्टर है जिसको हम लोग एसी फिल्टर कहते हैं। उसके बाद क्या है, जीनर डायोड की बात करें, हमको पता है जीनर डायोड का पढ़ चुके हैं। जीनर डायोड क्या है, एक तरह से डायोड है, वो हाईली डोप मटेरियल है, मतलब इसके अंदर डोपिंग ज़्यादा होती है बाकी चीज़ से। इसके अंदर हमारे पास बहुत जल्दी उसके अंदर रिवर्स ब्रेकडाउन दिखा जा सकता है एकदम से। सही है। अगर मैं इस तरीके से बात करूँ तो ये इस तरीके से बना होता है ये और ये इसका रिवर्स ब्रेकडाउन बहुत जल्दी आता है। जीरा डायोड क्या है, हाईली डोप मटेरियल है, इसके अंदर पोलैरिटी जो है नेगेटिव पीएन जंक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है, पतला सा होता है, क्योंकि हाईली डोप की वजह से। इसकी वर्किंग क्या है, ये फॉरवर्ड बायस पे करंट जो है सेम टू सेम डायोड की तरह इस्तेमाल होता है या फिर एक वायर की तरह बना होता है इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ये रिवर्स ब्रेकडाउन होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन में एक खास बिना वोल्टेज पे ये आगे जो है करंट सप्लाई करने लग जाता है। क्यों। सही है। अब इसके अंदर जो है दोनों चीज़ें आती हैं, एक आती है जीना ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं जीना डायोड और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं एक पीएन जंक्शन बनाऊँ, ये जंक्शन है पीएन, और एक एवलांच जंक्शन की बात करें तो उसके अंदर ये जीनर की बनाते हैं, ये एवलांच इफेक्ट की बनाते हैं। सही है भाई, एक की डोपिंग की वजह से एक की ये बहुत ज़्यादा ठीक है, पीएन जंक्शन एक की पत्ती है। सही है। अब जीना डायोड में होता क्या है कि नैरो होता है जंक्शन, और जब जैसे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में जिसके अंदर होल्स और ये होते हैं, तो हमने कनेक्ट किया, इसको वोल्टेज दिया 5 वोल्ट। अब ये क्या होगा जिसके अंदर जो है ना, जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो होगी इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हुआ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनते 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 हमने वोल्टेज बढ़ाया हल्के हल्के करके, तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसके अंदर एक मतलब इस तरीके का वोल्टेज आएगा, क्योंकि बहुत करीब है नहीं,
छोटा सा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसके अंदर जो यहाँ पे देखो एक एटम होगा, एटम के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वैलेंस शेल में, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बनने लग जाएंगे और करंट जो है फ्लो होने लग जाएगा। एक टाइम आएगा मैक्सिमम पहुँच जाएगा, और मैक्सिमम पहुँचने का मतलब है कि उससे ज़्यादा सिग्नल जा रहा है, उससे करंट आगे नहीं जा सकता, इतना ही मैक्सिमम करंट जा सकता है। मतलब कि अगर 5 एम का है तो 5 एम जो है उससे आगे नहीं जा सकता, कितना भी वोल्टेज आप बढ़ा लो। ये वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे तो उससे हमारी और ज़्यादा वैलेंसी खाली नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, सही है। और ये क्या है, जो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो चेंज होता रहता है, मतलब कि जैसे ही बढ़ाते जाओगे तो उसके अंदर एक फील्ड आगे मैक्सिमम होगा, उससे आगे नहीं हो सकता। और जो करंट कैरिंग कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग करेंगे बिहाइंड द रेल। उसके बाद जो है बाकी क्या है, फिलोमेनी वन टाइम। अच्छा, और क्या हो सकता है अभी, आई गेस उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो है उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से तार के अंदर चलता हुआ आ रहा है यहाँ पे जा रहा है, तो उसको भी हल्की हल्की पोजिशन आएगी, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम जो है उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। लेकिन अब एवलांच की बात करें, एवलांच में भी प्रोसेस ही होता है, मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए ना, अब इसके आगे क्या होगा, एवलांच में क्या होता है। एवलांच में हम लोग क्या करते हैं, मसला है एवलांच में क्या होता है, सिमिलर ये प्रोसेस है, बट उसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो ये है ना, ये बहुत दूर होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और भी ज़्यादा बन सकती है। मतलब वोल्टेज जो है हम लोग बहुत ज़्यादा 200 वोल्टेज पे ले गए, अभी इतनी ज़्यादा वोल्टेज लेके चले आते हैं ना हम लोग, ज़्यादा 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 कर करके, तो पहले तो ये होता है इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वजह से इलेक्ट्रॉन में, लेकिन अब क्या होगा कि कुछ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हो रहे ना, अब इसको अगर आप एक गाड़ी है उसको एक गाड़ी है उसको आप अगर 5 न्यूटन की फोर्स से जो है लेके जा रहे हो तो वो हल्के ही घूमेगी, लेकिन आप उस गाड़ी को ही एकदम से 2000 न्यूटन की फोर्स लगा दो तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगा। सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन को होता है, इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा एकदम से वोल्टेज की फोर्स लगाते हैं जैसे ही हम लोग, तो होता ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर जो बीच में जो बैंड बने हुए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन वो टूट जाते हैं, और जैसे ही वो टूटते हैं ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ही टूटा है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से उसके अंदर बहुत तेज़ जो है ना, मतलब कि एनर्जी आ जाती है। वो इतनी एनर्जी होती है कि वो बैंड गैप को जो है ना एकदम से बिना वोल्टेज के भी, मतलब इतना वोल्टेज होता है कि वो बैंड गैप को ही निकल के आगे चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे टकराते हैं और इसकी कोलिजन जो होता है अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, जब ये ट्रांसफर करते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं, ये फ्री होते हैं, ये फ्री होने के बाद और सारे इलेक्ट्रॉन एक तरह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है, मतलब 2 पहले उछलते हैं, फिर 2 से बने 4, 4 से बने 8, 8 से बने 16, इस तरीके से ये एवलांच इफेक्ट बन जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है करंट एकदम से। ठीक है, कोलिजन होते हैं, कोलिजन की वजह से और ज़्यादा कोलिजन होते हैं, फिर उससे और ज़्यादा कोलिजन होते हैं, इस तरीके से कोलिजन होते होते एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाते हैं, और बढ़ने की वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन में करंट आने लग जाता है, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स IV करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम लोग को पता ही है कि कुछ इस तरीके के करंट की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये इसका जीनर वोल्टेज होता है और ये एवलांच, और एक जीनर डायोड के अंदर दोनों होते हैं, मतलब कि जीनर भी होता है उसके बाद एवलांच भी होता है, सही है। अगर हम लोग वोल्टेज, अच्छा जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम लोग सर्किट बनाए, रजिस्टर लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अंदर जो है ना एक डायोड लगा देते हैं, बिना डायोड का तो आप सबको सिंबल पता होगा। उसके बाद हम लोग उसके अंदर एक लोड लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका वोल्टेज नापेंगे V0, सही है, ये उसका इनपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट। अच्छा भाई, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि वही फॉरवर्ड बायस वाली बात करते हैं और रिवर्स बायस वाली बात करते हैं, उसको फॉरवर्ड बायस पे लगाएंगे तो जो रिपल है, मतलब हमारे करंट आया इसके अंदर से गियर, अगर जो छोटा, जब यहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, करंट जो होगा किस तरीके से इसको जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से है कि हम लोग का करंट आ रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, सही है।
अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। पैरेलल में जुड़ा होने की वजह से अगर हम लोग ड्यूल की बात करें तो कांस्टेंट वैल्यू कैसा आएगी कि हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज चाहिए। तो अगर मैं इसको डायोड के साथ लगाऊँ तो हम लोग को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का पता है क्या होगा, कैसे चलेगा। जब ये यहाँ पे करंट ज़्यादा हो रहा होगा मतलब एक तरफ से फॉरवर्ड के अंदर, तो सीधा डायोड जो होगा वो उस वक्त मतलब अपने आप को फॉरवर्ड बायस कर देगा, जो कि जितना भी करंट होगा वो इधर से जाके इधर चले जाएगा और यहाँ पे जो है कुछ भी कंडक्टिविटी नहीं होगी, या फिर ये एक तरह से ये चीज़ एक तरह से वैलिड ही नहीं होगी, काम ये चीज़ यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो सारा करंट यहाँ से जाके यहाँ पे पहुँच जाएगा, सही है। और वोल्टेज जो होगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आगे की तरफ। लेकिन फिर क्या होगा अगर हम लोग बात करें कि हमने वोल्टेज बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, एक टाइम आएगा ज़्यादा वोल्टेज हो गया, तो अब क्या होगा जब ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रिवर्स ब्रेक डाउन होगा। जब ये रिवर्स ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे जो है ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना भी करंट होगा यहाँ से जब वो करंट आएगा, करंट यहाँ पे आएगा, करंट को दो डायरेक्शन मिली, एक ये वाली एक ये वाली। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मैक्सिमम हम लोग को चाहिए तो हमने जो है यहाँ पे इसकी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आगे की तरफ जाने दिया। लेकिन दूसरा जितना एक्सेस करंट होगा, जितना भी आगे का जो करंट है वो यहाँ पे हमने जितना भी करंट एक्सेस एक्सेस करंट होगा वो दूसरी मतलब दूसरा पाथ देखेगा, जो आसानी का पाथ है वो इधर से निकल के इधर आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर रिवर्स ब्रेकडाउन होगा तो वो इधर जा नहीं पाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो है ना यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया होता है जिसकी वजह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कितना वोल्टेज इधर चाहिए हम लोग को, किस वाले अमाउंट का वोल्टेज। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर इसकी डायग्राम देख के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा किस तरीके से काम करता है। वीडियो के लिंक देख के नेट पे सर्च कर सकते हैं कि ट्रिगर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे करके अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो फिर वहाँ से क्यों होता है। और आसान से मीनिंग बताएंगे तो आसान सा ये है कि ये ट्रिगर डायोड जो होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान में इस तरीके से पावर कंजप्शन सेम रहता है। यहाँ पे पावर कंजप्शन चाहिए तो यहाँ पे पावर कंजप्शन चाहिए सेम रहनी चाहिए। होगा कि जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा, सही है, वोल्टेज बढ़ा तो यहाँ का वोल्टेज कम होगा, यहाँ का करंट बढ़ेगा तो यहाँ का करंट कम होगा, यहाँ का वोल्टेज कम होगा, यहाँ का करंट कम होगा। इस तरीके से ये काम करता है क्योंकि दोनों के अंदर सेम रहना चाहिए, सही है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आई गेस यही है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है। बाकी क्लेपर और क्लैम्पर सर्किट की बात करें तो चल जा हेलो। अच्छा अब हम लोग आगे चल लेते हैं, क्लेपर और क्लैम्पर की बात करते हैं। सही है, क्लेपर और क्लैम्पर ये एक तरह से एक सर्किट है जो कि बना होता है जिसके अंदर क्या हो गया इसको, हेलो, एक तरह से ये सर्किट जो है ये कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे जो है लोड, सही है। अब होगा क्या, इसमें डायोड लगाते हैं क्लिपर और क्लैम्पर के अंदर डायोड, सही है। होगा क्या कि अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, ये वोल्टेज है इस तरीके से, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, अच्छा हाँ हम लोग क्या बात करते हैं, जब ये पहला जो है साइकिल ऐसा होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये करंट को जाने देगा, सही है। फिर ये दूसरा साइकिल होगा तो ये रिवर्स बायस होगा तो यहाँ से सिर्फ 0.7 वोल्ट का, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस कितना है 0.7 का, सही है। मतलब जो सिलिकॉन होता है उसके 0.7 होती है, हम लोग को पता है, याद है हर किसी को। उसके लिए क्या होता है 0.3 होता है, तो 0.3 का जाने देगा तो मतलब कितना सही है, जाने देगा 0.3 के लिए। फिर ये वापस ऐसा होगा फॉरवर्ड, तो इस तरीके से ये क्लैम कर देगा। क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, क्लिपर क्या करता है सॉरी, जो नेगेटिव एक या पॉजिटिव एक को जो है वो गायब कर देता है वहाँ से, सही है, मतलब फॉरवर्ड जाने ही देता है इनपुट को।
सही है, इस तरीके से ये काम करता है कि, और ये काम कैसे चलता है, वोल्टेज जो है वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला है उससे काम करता है। अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूँ तो टोटल ये कहलाता है, सही है। और जो रेजिस्टेंस जो होगा वो हम लोग को पता है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, जो उसके टोटल रेजिस्टेंस पड़ी हुई है वो रेजिस्टेंस वन जो पहला वाला है और रेजिस्टेंस लोड के बराबर होगी, सही है। और आई के अंदर इसको अगर मैं ऊपर नीचे कर लूँ तो है इसको, चलो चल जाओ वापस से क्या हो गया, यस। तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, और आर जो टोटल के बराबर है मैंने अभी लिखा वी अपॉन वी टोटल इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर एल, और वी टोटल जो होता है वी टोटल होता है वी आई टी और आर टी। तो इज आई क्या है, वी वी आउटपुट जो होगा वो, या फिर वी एल जो होगा वो कितना होता है, आई एल और आर एल, सही है। वो सॉरी आई टोटल, क्योंकि सिंगल सर्किट है तो फिर क्या हो गया, आई टी और आर एल, और आई टी जो है वो कितना हो जाएगा, कितना भी आगे नहीं गया, कहाँ चले गया, हेलो, यस। ये क्या हो जाएगा, आई डी मैंने अभी क्या लिखा था, ये लिखा था ना, तो ये हो जाएगा वी टी डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर एल, और ये आर एल हो जाएगा, वी टी इज इक्वल्स टू वी टोटल आर एल डिवाइड बाई आर वन प्लस आर एल। ये इसका डिवाइडर का फॉर्मूले से निकल गया। पहले क्या किया, इसका टोटल वाला निकाला, सही है। टोटल से हम डालने के बाद वी आई टी निकल गया टोटल, आई टी को हमने करंट को इसमें डाला तो फिर ये टोटल करंट निकल गया। क्यों, क्योंकि करंट ऐसे क्यों, क्योंकि सिंगल करंट कैसे सिंगल निकला है, ये देखो, जब ये वाला सर्किट खत्म हो जाएगा तो करंट को तो एक ही पोजीशन मिलेगी ना आई टोटल की, तो इस वजह से मैंने आई टोटल निकाला है, सही है। इस तरीके से ये नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए दोनों के लिए काम कर सकता है, एक जगह से ऊपर की तरफ करेगा और नीचे वाले के लिए नेगेटिव क्लैम्पर के तौर पे करेगा, सही है। क्लैम्पर और क्लैपर बात करेंगे। और अगर मैं इसके अंदर से इसमें जो है ना एक बेस क्लिपिंग भी होती है, बेस क्लिपिंग क्या होती है, हेलो चल जाओ, बेस क्लिपिंग की बात करें, अगर मैं यहाँ पे जो है एक बैटरी जोड़ दूँ तो बैटरी से क्या होगा, बैटरी से ये होगा कि जो बैटरी की जैसे 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ूंगा तो जब ये नेगेटिव होगा, मतलब कि जब ये कटेगा तो कटेगा कैसे, डिफरेंस होगा ना, V1 प्लस V2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 0.7 का डिफरेंस था। अब क्या होगा कि V1 तो है ही नहीं, तो V1 की जगह हमने बैटरी जोड़ दी है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.7 वोल्ट, इस तरीके का वोल्टेज आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। मतलब जैसे कि हमने बैटरी जोड़ी इस पे, इसके यहाँ पे वाली बात करूँ, इसके बैटरी जोड़ दी मैंने यहाँ पे, तो कितनी 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, तो जब वोल्टेज 0.7 का डायोड से आएगा तो टोटल वोल्टेज होगा 5.7 वोल्ट। 5.7 वोल्ट होगा तो मतलब कि इस तरीके से क्लिप हो जाएगा, और वहाँ पे जो है पूरा होगा, फिर ये इस तरीके से क्लिप हो जाएगा, फिर ये वहाँ पे पूरा होगा, सही है। ये कितना होगा 5.7 वोल्ट, सही है। इस तरीके से ये क्लिपिंग हो जाएगी इसकी वायर्स की। और क्लैम्पर क्या करेगा, क्लैम्पर जो होता है डायोड जो है, क्लैम्पर क्या करता है, सही है। डायोड क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, क्लैम्पर सर्किट जो होता है सेम टू सेम इसी तरीके से बना हुआ होता है। इसके अंदर इसमें बस एक एल सी सर्किट जुड़ जाता है, या फिर एल आर, तो और उसके बाद इसके अंदर एक डायोड जुड़ जाता है, सही है। सेम टू सेम यही फिनोमेना है, और इसके अंदर रेजिस्टेंस का लोड है। अब ये करता क्या है, ये करता है, ये जो है ना इसकी जो वोल्टेज है इसको शिफ्ट करता है, मतलब या तो उसको ये जीरो है ना, या तो उसको वो जीरो से ऊपर ले जाएगा, या तो उसको जीरो से नीचे ले जाएगा। क्या मतलब कि इसकी ये जो लाइन है जीरो की वो मैं नीचे ले आया, अब इसकी जो जितनी भी वेव होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, सही है। अब ये होता कैसा है क्लैम्पर के अंदर के
डी डीसी रिस्टोरेशन डीसी रिस्टोरेशन कैसे करता है ये? अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से करंट जा रहा है, सही है, इसमें कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, सही है, और यहाँ से फॉरवर्ड बायस से करंट चले गया तो उसको मेरे पास एक इसकी पॉजिटिव साइकिल की वेव मिल गई, सही है। अब क्या होगा, अब जैसे ये हाफ वेव होगा, हाफ वेव में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, लेकिन ये हाफ वेव में डिस्चार्ज होने लग जाएगा, मतलब ये जो है हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज हुई, डिस्चार्ज होना, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया। जब ये डिस्चार्ज होगा तो इतना डिस्चार्ज हो नहीं पाएगा कि वो नीचे तक जा सके, सही है, ये इतना डिस्चार्ज होगा कि यहाँ तक पहुँचे। जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा ये वापस से ऊपर, क्योंकि पोलैरिटी काफ़ी चेंज होनी है, पोलैरिटी चेंज होगी तो ये वापस से चार्जिंग भी शुरू हो जाएगा। चार्ज कितना होगा अगली दफ़ा, इतना चार्ज होगा कि ये नेगेटिव से ऊपर की तरफ चले जाए, तो ये जो शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये नीचे जाने वाली थी, ये इसकी आधी जो साइकिल है वो ऊपर शिफ्ट हो गई, और इसी तरीके से अब ये शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, ऊपर जाता रहेगा। तो इस तरीके से काम करता है, सही है। होता क्या है कि भाई ऑपरेशन जो होती है पहले फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जो मैंने बताई ये वाली, उसके अंदर जो है ना इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज जो है नेचुरली नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, दोनों में से एक हो सकता है, सही है। उसकी वजह से डायोड जो है फॉरवर्ड या न्यूट्रल में लोअर फॉरवर्ड बायस होता है, सही है, दोनों तरफ से। अगर उल्टे से कनेक्ट करेंगे तो उल्टे में फॉरवर्ड बायस होगा, दूसरे वाले की बात करेंगे दूसरे में फॉरवर्ड बायस होगा, सही है भाई। जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जब वो चार्ज होता है उसकी पीक वैल्यू तक जा नहीं पाता, क्योंकि वो आधे है। वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, कैपेसिटर की चार्ज की वैल्यू जो होती है वो इनपुट वोल्टेज माइनस 0.7 वोल्ट किसका, डायोड का, ये उसकी टोटल चार्ज वैल्यू हो जाएगी। इतनी ज़्यादा वो चार्ज हो जाता है वोल्टेज पे। जब वो चार्ज होता है तो जैसे ही उसकी हाफ साइकिल कंप्लीट होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल, सही है, तो वो इंस्टेड ऑफ लाइक मतलब रिवर्स बायस ऐसे होता है, तो कैपेसिटर जो होता है ना, ये नहीं, कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होगा, ये देखो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो वो इसके अंदर से तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब ये रिवर्स बायस है, तो वो सर्किट के दूसरे वायर्स खोल, मतलब कि दूसरे वाले एल लोड की तरफ जाके डिस्चार्ज होने लग जाता है। लोड की तरफ डिस्चार्ज होगा तो लोड पे ही हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, इसकी वजह से जो उसकी हमारे पास जो वोल्टेज वैल्यू मिलेगी वो ऊपर की तरफ हल्की से शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी। इसके रिजल्ट जो होगा, जैसी वोल्टेज जो है वहाँ पे उसको हाई रखेगा, जब कब तक रखेगा, तब तक वो डिस्चार्ज होता रहता है। जैसे डिस्चार्ज होते हैं नीचे आएगा, फिर वो साइकिल चेंज हो जाएगा, साइकिल चेंज होने की वजह से नेगेटिव साइकिल वापस आ जाएगा, वापस से कैपेसिटर चार्जेस होने लग जाएगा, सही है भाई। इसी तरीके से चार्ज डिस्चार्ज होकर वो कैपेसिटर की जो होती है पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ वो हल्की शिफ्ट हो जाएगी, उसको हम लोग क्लैम्पर सर्किट कहते हैं, ओके।